दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम बात करेंगे एक नए शख्सियत के साथ हमारे चुनावी कसौटी कार्यक्रम में और उनसे ये जानना चाहेंगे कि आप कौन से प्रभाग से चुनाव लड़ेंगे, किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आपकी प्रभाग की समस्या क्या है और आप उसके निराकरण के लिए क्या करेंगे, आपके उस प्रभाग का परिसमन क्या है, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो दीपक जी, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और दीपक जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को अपना पहले परिचय दे दें बातचीत चालू करने से पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बृजमोहन बागड़ी। मेरा जन्म मीरा भाईंदर में ही हुआ, यहीं पर मेरा शिक्षण हुआ। अगर मैं अपने बचपन के बारे में बताऊँ तो 10वीं तक का मेरा शिक्षण अभिनव विद्या मंदिर में हुआ। उसके पहले 8वीं तक मैं हॉली क्रॉस हाई स्कूल में था। कॉलेज मेरा अभिनव विद्या मंदिर से ही हुआ, जहाँ पर मैंने अपने बैच के अंदर टॉप किया था। मीरा भाईंदर शहर के अंदर भी उस समय मैंने टॉप किया था। तो ये हो गया मेरा शिक्षण बैकग्राउंड। एक BSc IT ग्रेजुएट हूँ, IT की समझ रखता हूँ। 10 साल से ज़्यादा मैंने इस शहर के अंदर बच्चों को पढ़ाने में अपना समय दिया है। हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को मैंने पढ़ाकर उनका उज्जवल भविष्य बनाने में उनकी मदद की है। साथ ही में मैंने UPSC के बच्चों को तैयारी करवाने के लिए जो CSAT का एग्जामिनेशन होता है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके लिए मैं राजस्थान में 2 साल बच्चों को वहाँ पर पढ़ा भी रहा था और ख़ुद भी RPSC की तैयारी कर रहा था। तो ये हो गया मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड। साथ ही में मैंने कॉर्पोरेट में जॉब भी किया हुआ है। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर मैंने लगभग 4 साल अपना योगदान दिया है। उसके बाद में मैं 1 वर्ष दुबई के अंदर भी था। फिर कोविड के बाद में मैं रिटर्न आया और फिर मैं राजकीय क्षेत्र के अंदर सक्रिय हुआ। बहुत बढ़िया बागड़ी साहब, आपने जो अपना परिचय दिया है, ऐसे शख्सियत की ज़रूरत भी है। मीरा भाईंदर हम देखते आ रहे हैं कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की कमज़ोरी रही है। चाहे वजह कुछ भी हो, यहाँ जो भी नगर सेवक आते हैं, जो भी सदन में हमको दिखते हैं, उसमें जिस क्वालिटी की ज़रूरत होती है वो क्वालिटी हमेशा नदारद पाई गई है। हम आगे बढ़ने से पहले हमारे दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि प्रभाग 10 जो है वो औला माजीवाड़ा क्षेत्र में आता है, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में 2 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, एक मीरा भाईंदर विधानसभा क्षेत्र और दूसरा औला माजीवाड़ा। तो औला माजीवाड़ा में 10 नंबर प्रभाग आता है। और 10 नंबर प्रभाग के आरक्षण की बात करें तो उसमें जो 4 की पैनल की पद्धति है, उसमें अगर अ की बात करें तो 10 नंबर में अ ओपन है, OBC वार्ड जो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अगर ब की बात करें तो वो सर्वसाधारण महिला है, और क की बात करें तो वो सर्वसाधारण महिला है, और ड की बात करें तो वो सर्वसाधारण है। दीपक जी, आपने जिक्र किया कि आप जिक्र शायद मेरे हिसाब से आपने परिचय में बताया नहीं कि आप कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हो। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी से 10 नंबर वार्ड से अंदर ट क्रमांक के अंदर अपना इच्छुक उम्मीदवारी फॉर्म मैंने भरा है और मैं वहीं से चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। चूंकि अभी दोनों गठबंधन जो भी है, युति वाली बात करें कि अगाड़ी की बात करें, अभी तक हमारे पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिर भी आप 10 नंबर में कांग्रेस के चेहरे बनोगे या कांग्रेस के उम्मीदवार बनोगे, उसको जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपके परिभाग जो भी प्रभाग है उसका परिसमन क्या है। मोटे तौर में आपका जो एरिया आता है वो गोड़े गांव, पंचाल नगर, गोल्डन नेस, आजाद नगर परिसर वाला आता है। तो आप जरा मेरे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे आपके प्रभाग का परिसमन क्या है। अगर हम लोग एक कोने से अगर विमल डेयरी से स्टार्ट करते हैं तो विमल डेयरी से फाटक रोड से गोल्डन सर्कल से आप आओगे तो टुवर्ड्स इंद्रलोक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सामने जो गोल्डन नेस और इंद्रलोक का फेज है वो वाला पार्ट, वीरकर ग्राउंड तक का पार्ट, फिर वहाँ से आरके डायग्नोस्टिक्स से वापस आते हुए विमल डेयरी के ऊपर हमारा वार्ड खत्म होता है। वेरी गुड। अब हम ये जानना चाहेंगे प्रभाग 10 की मतदाताओं की संख्या। तो अगर 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ 21,089 मतदाता थे, 221,089। उसके बाद अगर मतदाता प्रारूप सूची जो विवादों में थी, जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आए, तो उसमें 33,770 मतदाता है। और आज की तारीख में जब कल 15 तारीख को मतदाता सूची जारी हुई है अंतिम, उसके हिसाब से 52,555 मतदाता है। दीपक जी, चूंकि मैं ये सवाल मेरा आपसे इसलिए है कि आप कांग्रेस पार्टी की ओर से मतदाता सूचियों को लेकर या काफ़ी सवाल उठाते रहे हैं, तो आपके प्रभाग की हकीकत क्या है? जो 32,555 मतदाता है उससे कितने सेटिस्फाइड है, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो 32,555 की जो अभी फाइनल वोटर लिस्ट आई है उसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी सजेशन ऑब्जेक्शन थे उसमें से 99% चीज़ों के ऊपर तो काम किया ही नहीं गया। जैसे मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ कि मेरा नाम वो लोगों ने 10 नंबर से शिफ्ट करके 4 नंबर में डाल दिया था। मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन दिया तो एटलीस्ट मेरा नाम तो वापस से 10 नंबर प्रभाग के अंदर ऐड कर दिया गया। लेकिन उसके अलावा
हमने जो वार्ड के अंदर बिल्डिंग के नाम देखे तो साइलेंट पार्क जो 12 नंबर का प्रभाग है, मेड़तिया नगर जो 12 नंबर का प्रभाग है, उसके बाद में जय पूनम नगर जो 12 नंबर का प्रभाग है, क्वींस पार्क का जो एरिया है, उसके बाद में क्वींस पार्क के पीछे जो आइडियल पार्क है, ये सब जो एरिया है जो 12 नंबर प्रभाग में आते हैं, उन सब की बिल्डिंग वाइज लिस्ट हम लोगों ने ऑब्जेक्शन के टाइम पे सबमिट की थी, लेकिन वो सारी बिल्डिंग्स वैसी की वैसी यादी के अंदर अभी भी मौजूद है। उसके अलावा आपको आश्चर्य होगा कि हमारा जो ओदा माजीवाड़ा क्षेत्र के अंदर जो हमारा प्रभाग आता है, उसके अंदर 145 मीरा भाईंदर विधानसभा के कई मतदारों के नाम है। उसके अलावा 15 नंबर का जो एरिया है उसके भी नाम हमारे 10 नंबर के अंदर ऐड किए हुए हैं। उसके अलावा नया नगर से चुन चुन के कुछ लोगों के नाम हमारे यहाँ पर ऐड किए गए हैं। तो मतदाता सूची की आप अगर इंडेक्स से लेकर अगर आगे तक की बात करोगे तो इंडेक्स के अंदर अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो इंडेक्स हमारा स्टार्ट होता है यादी भाग क्रमांक 2 से। तो यादी भाग क्रमांक 2 आएगा भाईंदर वेस्ट के एरिया के अंदर का, लेकिन वहाँ का नाम हमारे इंडेक्स के अंदर है और वही यादी हमारे लेकिन जो वोटर लिस्ट पब्लिश हुई है उसके अंदर वो उपलब्ध नहीं है। तो ये जो पूरा मिसमैनेजमेंट है ये बहुत ही सवालिया निशान के घेरे में आना चाहिए और इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। आयोग साहब ने अपनी तरफ से कोशिश की, प्रयत्न किया, लेकिन लिस्ट के अंदर तो कोई सुधारित हम लोग को तरीका नजर नहीं आ रहा है। आफ्टर ऑल जिस मतदाता सूची के आधार पर वोटिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं पूरे रिजल्ट को डिफ्लेक्ट करेगी। जो आरोप आप लगा रहे हो या जो आरोप सुनने को मिल रहे हैं, तो अगर मतदाता सूची परफेक्ट नहीं है और किसी प्रभाग के इधर के उधर 1500 वोट भी है या 100-200 वोट क्यों ना हो, तो फिर वो रिजल्ट को डिफ्लेक्ट करेंगी। तो ये रिजल्ट के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होंगे अगर ऐसा है तो। अब मैं बागड़ी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ दीपक जी कि आपके प्रभाग की ऐसी वो मेजर समस्याएं कौन सी है जो आप चाहते हैं कि उसका सॉल्यूशन हो, वो वहाँ के नागरिकों को परेशान करती है, प्रभाग के लिए वो बड़ी समस्या खड़ी करती है, और अगर आप नगर सेवक बनते हो तो उन पे आपका पहला ध्यान जाएगा। देखिए, नगर सेवक की जहाँ तक मुझे समझ है कि नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ पर जो आपके वार्ड के अंदर रहीवासी रह रहे उनके जीवन को आप किस तरीके से आसान बना सकते हो। तो अगर सबसे पहले अगर आदमी सुबह उठता है तो सबसे पहले पानी की समस्या है। पानी की समस्या को सुधारने के लिए हम पूरी प्रयत्न करेंगे कि जहाँ पर कनेक्शंस का है फिर भी लेकिन पानी कम आ रहा है उसको हम लोग कैसे इंक्रीज करा सकते हैं नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके। क्योंकि आपने देखा हो कि नए बिल्डिंग बन रहे हैं, नए बिल्डिंगों के अंदर पानी के कनेक्शन और नए लग जाते हैं, लेकिन जो पुरानी बिल्डिंग है उनके अंदर पानी की बढ़ोतरी कहीं नहीं हो रही है। हम लोग बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि 24 घंटे पानी मिलेगा। अरे आप 24 घंटे में एक बार तो पानी दे दो पहले। आप अगर वही नहीं कर पाओगे तो आपकी फिर काबिलियत के ऊपर सवाल उठता है। उसके बाद में अगर आप मार्केट में उतरोगे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भाईंदर इलाके के अंदर कोई भी एक डेजिग्नेटेड मार्केट प्लेस, जैसे आप अगर रामदेव पार्क का एग्जांपल लोगे, पूनम सागर का एग्जांपल लोगे, हाटकेश का एग्जांपल लोगे, तो वहाँ पर मार्केट बनाए हुए हैं, एक डेजिग्नेटेड जोन दी गई है। लेकिन भाईंदर के इलाके के अंदर मार्केट जोन नहीं दिया हुआ है, प्राइवेट लैंड के ऊपर मार्केट चलानी पड़ रही है। रास्ते में फेरी वालों का अगर देखोगे तो आप कंजेशन हो रखा है जिसके से ट्रैफिक की समस्या होती है। तो ये सारी चीज़ों का निवारण करना किसकी हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। आप देखेंगे कि पानी का वाटर लॉगिंग का सिचुएशन हो जाता है बारिश के समय। इतने सालों से लगातार जो स्टैंडिंग नगर सेवक है या जो आमदार है, जो मंत्री है, उन सब लोगों ने मिलकर भी वाटर लॉगिंग की समस्या आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। तो उस वाटर लॉगिंग की समस्या को सॉल्व करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। कचरे का जो विषय है, कचरा दिन में 2 बार उठाना चाहिए, 3 बार उठाना चाहिए, लेकिन कचरा सिर्फ सुबह के समय ही उठाया जाता है। शाम तक वहाँ पर कचरे का ढेर लग जाता है। कई 2-2 दिन तक कचरे नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से परिसर के अंदर बीमारियां फैलने का डर होता है। उसको हम नियंत्रण में लाने की कोशिश करेंगे। आप बसेस का एग्जाम्पल ले लो, जब लोग घर से नीचे उतरते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने की कोशिश करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर बसेस की संख्या 40% से कम हो गई है। वो नगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके उन संख्या को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो बेसिक समस्या, जो एम्यूनिटीज़ और सर्विसेज की बात करते हैं, उन समस्याओं के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तो आपने जो समस्याओं को गिनाया, तो आपकी जो जनता है, उस प्रभाग की जो जनता है, मनपा के किस विभाग से सबसे ज़्यादा परेशान है? देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान तो लोग वहाँ पर फेरी वालों से है, अतिक्रमण से है। उसके बाद में आप अगर देखोगे तो पानी की समस्या है। आप अगर देखोगे तो लाइब्रेरी के अंदर, अगर आप लाइब्रेरी का एग्जाम्पल लोगे तो लाइब्रेरी सिर्फ स्टडी सेंटर बन के रह गया। अब इन नगर सेवकों को या जो हमारे प्रतिनिधि है उनको इसका फ़र्क समझना पड़ेगा कि स्टडी सेंटर जो होता है वहाँ पर जाके बच्चे पढ़ते हैं, और लाइब्रेरी जो होती है वहाँ से बच्चे किताबें लेकर पढ़ते हैं। तो आपको लाइब्रेरी देनी पड़ेगी उन बच्चों को फैसिलिटीज़ देने के लिए। आपको शिक्षा के ऊपर काम करना पड़ेगा। मराठी शाला जो वहाँ पर चल रही थी उसको आपने बंद कर दिया। आपने बोला कि सीबीएसई स्कूल से मर्ज कर दोगे। सीबीएसई स्कूल कब चालू होगी, लेकिन इसका जवाब भी तो जनता को आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपका प्रयत्नशीलता काम पर है। अगर आप उसके बाद में एग्जाम्पल लोगे तो बच्चों के लिए जो गार्डन्स होने चाहिए, आप गार्डन्स के अंदर आपके 24 घंटे और 12 महीने काम ही चलता रहता है। गार्डन को लोग यूज कब कर पाएंगे? गार्डन्स को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। प्लेग्राउंड्स की समस्या है, प्लेग्राउंड्स को कैसे आप दोगे? यहाँ पर पूरे 10 नंबर प्रभाग के अंदर एक ही ग्राउंड बचे जिसके अंदर आधे से ज़्यादा समय पॉलिटिकल कार्यक्रम चलते रहते हैं।
मेला मेड़ावा, नाट्य कार्यक्रम, कल्चरल एक्टिविटी होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड भी तो होना चाहिए ना बच्चों के लिए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ये सब जो मुद्दे हैं उसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे काम करने की। अब बागड़ी साहब, आपकी काफ़ी लंबे समय से मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लंबे समय से चुनावी तैयारियां भी करते हो, तो आपका जो जनसंवाद का जो तरीका है, चुनाव तो कल डिक्लेयर हुए, अब आपकी पार्टी में भी हलचल हुई, गठबंधन की भी बातें जो भी है फ्लोर पे, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जनसंवाद का तरीका आपकी प्रभाग की जनता के बीच में किस प्रकार है। ठीक है, जनसंवाद का तरीका सबसे बेहतर होता है कि आप जनता के बीच में जाइए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप अपना डिजिटल मार्केटिंग प्रमोशन कर सकते हो, लेकिन जब आप जनता के बीच में जाओगे, जनता से मिलोगे, तब आपको एक्चुअल में समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स क्या क्या है। तो हम लगातार जनता से मिलते जा रहे हैं, जनता से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो हमारे आस पड़ोस के लोग हैं वो हमारे परिवार के ही लोग हैं, तो उन परिवार के लोगों से मिलकर उनकी समस्या को हम लोग किस तरीके से सुलझा सकते हैं और कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, हम लगातार उसकी कोशिश करते आ रहे हैं। पिछले 4 साल से हम लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। 2022 में चुनाव होने वाला था, किसी कारणवश हुआ नहीं, वो 2025 में भी नहीं हुआ, अब 2026 में जा रहा है। तो लगातार हम लोग पिछले 3 सालों से हमारा ऑफिस कार्यालय वहाँ पर खोलकर हमने लगातार लोगों से बात करके अलग अलग विषयों के ऊपर उनकी राय ली है, उनसे राय विमर्श किया हुआ है। दीपक जी, इसके पहले कभी आप चुनावी फील्ड में उतरे हैं? ये फर्स्ट ये है? मेरा पहला अटेम्प्ट है। अगर पहला अटेम्प्ट है तो फिर हम आपसे कुछ सवाल रैपिड टाइप करते हैं, रैपिड फायर टाइप, एक ही सवाल, एक ही शब्दों में आप जवाब देना। राजनीति को आप सेवा मानते हैं या व्यवसाय? सेवा। क्योंकि आज की तारीख में राजनीति को व्यवसाय के रूप में लेते हैं। मैं बिल्डर नहीं हूँ, मुझे रीडेवलपमेंट का शौक नहीं है, ना ही मुझे अपने लोग जो चाहिए वो रीडेवलपमेंट के लिए मेरे वार्ड के अंदर चाहिए। तो सेवा ही भाव है, हम सेवा भाव लगातार से इससे करते आ रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेवा भाव के ऊपर हम लोगों ने पिछले 4 सालों के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज किए, ताकि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे सके। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले अगर आप 5 साल या 8 साल का अगर कार्यकाल देखोगे नगर सेवकों का, माजी नगर सेवकों का, तो उन लोगों ने मेडिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिए। सेल्फ हेल्प सेंटर जो चलने चाहिए, जो महानगर पालिका बनाती है, उनकी हालत आप देखोगे तो वहाँ पर सिर्फ क्रोसिन और हेडेक सर दर्द की दवाई मिलती है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चाहिए तो कहाँ जाओगे आप? प्रभाग 10 की जनता अगर आपको चुनना चाहे, आपको पसंद करे, तो क्यों करे? क्योंकि आपने अपना शिक्षण वगैरह सब कुछ बताया, तो आप उसमें मेजर पॉइंट कि आपको क्यों पसंद करे प्रभाग 10 की जनता अगर वोट लेना चाहे तो? मैं जनता से सिर्फ एक ही प्रश्न उनके सामने रखना चाहूँगा, आपको अगर मुझे चुनना है तो मैं आपको इस बात का आश्वासन दूंगा कि चाहे कोई भी आमदार हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो महानगर पालिका का, उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। चाहे कोई रहे या ना रहे, लेकिन मैं आपका अपना बेटा आप सबके लिए हमेशा सदैव तत्पर वहाँ पर उपस्थित रहेगा। किसी भी हालत में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। स्थानीय राजनीति सहित बड़ी राजनीति, अगर महाराष्ट्र लेवल की बात करो या सेंट्रल लेवल की बात करो, आपकी राजनीति में आदर्श कौन? मैं अगर देखूँ तो राहुल गांधी जी मेरे आदर्श है। उसका सबसे मुख्य कारण ये है कि अगर आप देखोगे तो उनके अलावा विपक्ष के अंदर और कौन है जो आज की सत्ताधारी पार्टी से लड़ सकता है। आप किसी पे भी भरोसा नहीं करते, कल कोई भी उठ के दूसरी पार्टी में जाके मर्ज हो सकता है, लेकिन वही एक चेहरा है जो कंटिन्यूसली लगातार, चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन लोगों के बीच जाकर, जनता से जुड़कर, जो हमारी लोकतंत्र की भावना है उसको जीवित रखने के लिए अगर कोई एकमात्र आदमी कोशिश कर रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी है। इस दौर की राजनीति में राजनीति का साथ विवादों से जुड़ सा गया है, तो आप विवादों से भागेंगे या उसका डटकर मुकाबला करेंगे? देखिए, हम डटकर मुकाबला कर ही रहे हैं, विपक्ष के अंदर है, फिर भी हमारे सवाल जो है वो जनता के बीच में, हम लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। हम सत्ता से सवाल पूछने की ताकत रखते हैं और हम वो लगातार करते रहेंगे, चाहे हम सत्ता में रहे या ना रहे। आपके प्रभाग 10 की बात करें, अगर पुराना भी अपन खंगाले तो प्रभाग 10 में जो चुनाव हुआ था, गत चुनाव, उसमें जयंतीलाल जी पाटिल जीते थे, ताराजी गरज जीते थे, स्नेहा पांडे जीते थी और हरीश आमगावकर जो दिवंगत हो गए वो जीते थे। मतलब जो ये वार्ड है, इसमें अगर परसेंटेज अगर वार्ड का करें तो ये मिक्स वार्ड है, या कोई भी बाजी मार सकता है, कोई वन साइडेड वार्ड नहीं है। जो भी 2017 के आधार पर हम बात कर रहे हैं, उसके बाद भी दिख रहा। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो भी पुराने नगर सेवक रहे 2017 के बाद 22 तक उनका कार्यकाल रहा, उसके बाद प्रशासकीय राज है, तो आप उन 5 साल के कार्यकाल को नगर सेवकों की नाकामयाबी मानते हैं या कामयाबी मानते हैं, या आज के इस प्रशासकीय राज को उनकी कामयाबी मानते हैं या नाकामयाबी मानते हैं?
देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है कि वो नाकामयाब साबित हुए। उसका मैं सिर्फ आपको उदाहरण देना चाहूँगा। आप एग्जाम्पल लीजिए कि वार्ड के अंदर अगर रास्ते बनवाने हैं तो इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पालिका के अंदर जाकर अधिकारियों के सर पे बैठ के रास्ते बनवा सके। पिछले 1 साल से अगर आपने देखा रहेगा कि रास्तों की हालत तो एकदम बद से बदतर हो रखी है। लेकिन आपको मानकर आश्चर्य होगा कि हमने 10 दिन के अंदर पत्र व्यवहार करके अपना विमल डेयरी से लेकर फाटक तक का और फाटक से लेकर आगे कोल्डनेस तक का सारा काम हमने खुद खड़े रह के वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के सर के ऊपर खड़े रहकर हमने वो काम करवा के लिया। ये काम नगर सेवकों का होता है ना। नगर सेवक अगर आप कर पाते ये काम तो हमें उतरना ही नहीं पड़ता मैदान में। लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, इसलिए सामान्य जनता के नाते मैंने अपना जिम्मेदारी समझा और मैंने जाकर वो काम करवाया। उसके बाद में अगर आप एग्जाम्पल लोगे कचरा उठाने की बात, देखिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले लो ना। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक दुर्घटना हुई जिसके अंदर एक बच्चे की मौत हुई। उसके बाद में तब से लेके अब तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद ही है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर अब रिपेयरिंग का काम चालू हो गया, लेकिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जिन लोगों ने मेंबरशिप ली थी, जिन लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो कहाँ मिल रही है। आप उसके बाद में अगर बात करोगे आगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आगे अगर आप जाओगे तो वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, वहाँ पर कोई स्टडी सेंटर नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, मार्केट रोड पे लग रहा है, प्राइवेट जगह पे लग रहा है, वहाँ पर आपके लोग हफ्ता वसूली कर रहे हैं, अतिक्रमण हो रखा है, इलीगल बांधकाम हो रहा है। आप किसी चीज़ के ऊपर तो बोलोगे, आप ना सत्ता के खिलाफ बोल सकते हो, ना पालिका के अधिकारियों के खिलाफ बोलना चाहते हो, तो आपका होने का हमें क्या फायदा। दीपक जी, अगर अवैध निर्माण की बात करें तो मीरा भाईंदर बदनाम सा है, हाई कोर्ट के भी कई डिसीजन है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस बदनामी के बीच जिसको लेकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका बदनाम सी है, अगर प्रभाग 10 में अवैध निर्माण होता है तो आप उसको मानोगे, उसको समझौता करोगे या उसको डटकर मुकाबला करके रोकोगे? देखिए, मैं दलाल नहीं हूँ, साफ शब्दों में आपको बताऊंगा। अगर कोई भी इलीगल बांधकाम होगा, जहाँ पर तकरार होगी, जहाँ पर कायदे के विपरीत जाकर अगर कोई भी गतिविधि होती रहेगी, तो सबसे पहले आपको मैं ही वहाँ पर खड़ा दिखूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ है, उन इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये लोग जाकर हफ्ता वसूली करते हैं। आपने अगर थोड़ा सा हाइट अगर बढ़ा लिया तो यहाँ पर नगर सेवक पहुँच जाएंगे या उनके एजेंट पहुँच जाएंगे वसूली करने के लिए। आपकी जिम्मेदारी हफ्ता वसूली की नहीं है ना, आप एजेंट नहीं हो ना। आपका काम है कि अगर आपके प्रभाग में कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठाओ, पत्र व्यवहार करो। आप पत्र व्यवहार करते हो, अगले दिन जाके वहाँ पर उनके साथ में सेटलमेंट कर लेते हो। तो ये सब धंधा अब 10 नंबर वार्ड के अंदर नहीं चलेगा। बहरहाल फिलहाल तो हम ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस आपका 10 नंबर का टिकट पक्का है, लेकिन जो गठबंधन है, अगर मान लो गठबंधन में कुछ बात इधर उधर होती है तो आप टिकट पे मानोगे या लड़ोगे? नहीं, देखिए, पार्टी का निर्णय सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसके अंदर अगर पार्टी चाहेगी, पार्टी को लगेगा कि हम दावेदार सही है। देखिए, ये चुनाव जो है ना, ये किसी एक व्यक्ति को जिताने के लिए नहीं है, ये एक लंबी लड़ाई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका में भ्रष्टाचार नाम की एक जो दीमक है, उसने महानगर पालिका को खोखला कर दिया है। और 2014 के बाद में ये भ्रष्टाचार का जो प्रतिशत है वो 2% से बढ़कर हो गया 22%, 25%। तो अगर 25% भ्रष्टाचार अगर महानगर पालिका के अंदर होगा तो उसके बाद में लोगों के लिए सुविधा अकाल से आएगी। तो ये जो दीमक है, इस दीमक को हटाने के लिए अगर पार्टी का निर्णय रहेगा कि अगर सहयोग पार्टी को अगर उनको टिकट देनी है या कुछ अगर एडजस्टमेंट करना है, तो वो निर्णय मेरे लिए सर्वोपरि होगा। उसके व्यतिरिक्त कुछ नहीं। दीपक जी, इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल है, आप पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे गठबंधन को मजबूरी मानते हो या मजबूती मानते हो? मजबूती मानता हूँ मैं गठबंधन को, क्योंकि विपक्ष अगर एक रहेगा तो ही ये जो भ्रष्टाचार की जो पार्टी है जिसने मीरा भाईंदर महानगर पालिका को खोखला करके रखा हुआ है, उससे लड़ने में सबको सशक्तिकरण ही होगा। तो विपक्ष के साथ में जितने भी विपक्षी पार्टी है वो अगर एक साथ लड़ती है चुनाव के अंदर, तो हम लोग इनसे और डटकर मुकाबला कर सकते हैं। मीरा भाईंदर में कई खबरें आती हैं, सुनने को भी मिलती है, देखते भी है कि ठेकेदारों की ज़्यादा जलती है। तो आपको ठेकेदारों को मानोगे या रोकोगे या बात मना करोगे? ठेकेदारों का अगर दबाव आप पर बनता है, क्योंकि यहाँ मैं देखता हूँ कई काम होते हैं, न तो कोई बोर्ड लगता है दिशा निर्देश का, जो जीआर है सरकार का, वो जीआर का भी पालन मनपा संचालित किसी भी साइट पर होता नहीं, और कोई शख्स स्थानीय राजनीति का जो बड़ा लीडर, जो स्थानीय नेतृत्व जो संभाले हुए पार्टियों के, कभी इस पर बात करने को तैयार नहीं। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं ठेकेदारों का दबाव है, क्योंकि कोई ऑफिसर, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों में भी मेरा जिक्र हुआ कि भाई साइट पे बोर्ड क्यों नहीं लगता, जिससे दिशा निर्देश हो कौन ठेकेदार किस काम के लिए, क्या फंड, क्या कौन सी मर्यादा कब पूरा होगा, वो कहीं साइट पे दिखता नहीं। तो आप ये, मैं उसको
प्योर ठेकेदार का दबाव मानता हूँ, जिसके अंदर हमारी अफसरशाही भी काम करती है और हमारी नेताशाही भी काम करती है। अगर आप मान लो दबाव में काम करोगे या उनका दबाव मानोगे या उनके अगेंस्ट लड़ोगे या मना कर दोगे दबाव मान से। मैं एक चीज़ आपको यकीन दिला सकता हूँ कि मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं चलेगा। दबाव की जो राजनीति है वो वही कर पाते हैं जो नेता खुद ठेकेदार होते हैं। अब आपने हर वर्ग के अंदर देखा होगा कि जो नेता है उन्हीं का करीबी ठेकेदार बन जाता है या नेता खुद किसी और के नाम से कंपनी बनाकर ठेकेदार बन जाता है। तो ये इसीलिए ठेकेदारों का नियंत्रण हो रखा है महानगर पालिका के अंदर। गलती ये हुई हमने मीरा भाईंदर के रहवासियों से कि हमने एक दुकानदार को नेता बनाकर, आमदार बनाकर और उनके लोगों को ठेकेदार बनाकर पालिका के अंदर भेज दिया। आप अगर भवन का एग्जाम्पल लो तो जितने भी भवन बने उनको बैंक्वेट हॉल बना दिए। आप अगर कोई भी अगर एमिनिटीज़ की बात करोगे तो सबके अंदर कंट्रोल इन्हीं का हो रखा है। शहर के अंदर इतने इलीगल टर्फ बन रखे, बेटिंग के अड्डे बन रखे, इलीगल डांस बार चल रहे हैं शहर के अंदर। इन सबके ऊपर नियंत्रण लगाना किसकी जिम्मेदारी होती है? नेता की जिम्मेदारी होती है ना। जो आमदार पब्लिक ने चुन के भेजा या जिस वार्ड के अंदर वो चल रहा है उन्हीं की जिम्मेदारी होती है। तो ये वो काम के अंदर तो बिल्कुल नाकाबिल रहे, ये तो स्पष्ट है जनता के सामने। तो अब जनता को चुनना पड़ेगा कि उनको इस भ्रष्टाचार के दिमाग को खत्म करना है या इसी के साथ में अपनी आगे की जिंदगी बितानी। क्योंकि प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट आप बात करोगे अगर भाईंदर की, तो भाईंदर से माइग्रेशन सबसे ज़्यादा मीरा रोड की तरफ होने लगा है। जिसकी भी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ जाती है वो सबसे पहले यही सोचते हैं कि हम भाईंदर से निकल के थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए। इसका मुख्य कारण ही तो यही है कि इतना कंजेस्टेड एरिया के अंदर आपने एमिनिटीज़ नहीं दिए, आपने सर्विसेज नहीं दिए, पार्किंग के लिए जगह नहीं है, लोग सोसाइटीज़ के अंदर पार्किंग के लिए झगड़े होते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी होती है? आप रीडेवलपमेंट की बात करते हो, आपने जो डेवलपमेंट प्लान बनाया है उसके अंदर कहीं पर भी इनके लिए रिजर्वेशन नहीं रखा हुआ है। जो रिजर्वेशन थे उसको ऑलरेडी आपने हजम कर चुके हो। टेक्निकल कॉलेज का रिजर्वेशन आप खा चुके हो। अब उसके बाद में अगर बात करोगे तो गार्डन का रिजर्वेशन आपने तबाह कर दिया है। गार्डन के लिए अलग रिजर्वेशन नहीं रखा है आपने, पार्किंग एमिनिटीज के रिजर्वेशन नहीं दिया है आपने, बस डेपो के लिए अभी जाके रिजर्वेशन तैयार किया, उसका भूमि पूजन किया है आपने। बस स्टॉप जो बनाए थे, आधे बस स्टॉप से ज़्यादा आप देखोगे तो बस स्टॉप की हालत खराब है। तो एमिनिटीज नहीं है ना, सर्विसेज नहीं है। नगर सेवक जो है वो लाचार हो रखे हैं। अब नगर सेवक की अगर बात करेंगे तो नगर सेवक की निधि जो पहले थी उसको कटौती करके 25 लाख पे कर दी। मतलब एक वार्ड के अंदर एक नगर सेवक 1 करोड़ रुपए मिलता है उसको 4 साल 5 साल के अंदर। वो 1.25 करोड़ रुपए 4 नगर सेवक मतलब 5 करोड़ रुपए आपको एक वार्ड में डेवलपमेंट के लिए मिलता है। आपने उस डेवलपमेंट से क्या किया? सेल्फी पॉइंट बना दिए। आपका डेवलपमेंट का विजन इतना कमजोर है कि आपको सेल्फी पॉइंट बनाना आपको विकास लगता है। तो ये तो बात आपको लोगों को, जनता को समझनी पड़ेगी। 5 करोड़ रुपए आपके सेल्फी पॉइंट और ऐसे सिक्योरिटी कैमरास पे खर्चा हो रहे हैं जो चालू भी नहीं है, जो आधे से ज्यादा समय बंद रहते हैं। जो आपका क्रीमेशन सेंटर है, स्मशान भूमि है, उसके ऊपर आप इतने 10 सालों के अंदर चिमनी नहीं बिठा पाए कि आजू बाजू में पॉल्यूशन ना हो पाए। दीपक जी, कहीं ना कहीं हम भी ये बात मानते हैं कि विजन की कमी होने से नगर सेवक निधि यूज तो हो जाती है। सेल्फी पॉइंट जब भी बने बहुत सारी आवाज़ें उठी, कई लोगों के नगर सेवक निधि के फंड इसमें लगे, लेकिन उसकी सिक्योरिटी वगैरह वो तो एक स्ट्रक्चर टाइप खड़ा हो जाता है, उसकी सिक्योरिटी तो होने वाली नहीं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर देते हो। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की इतनी इनकम नहीं। और आप, चूँकि आपको लेकर ये सवाल है कि आप एक अच्छे वक्ता हो, राजनीति में वक्ता लोग ज़्यादा भी बोल जाते हैं और वादे भी कर जाते हैं। अगर मान लो आपने कोई वादा किया और वो आप नहीं निभा पाए तो बहाना बनाओगे या आप माफी भी मांगना एक्सेप्ट करोगे जनता से? देखो, अगर मैं कोई वादा करूंगा तो मेरी 2000% कोशिश रहेगी कि मैं उस वादे को पूरा करूं। अगर वो वादा पूरा नहीं कर पाता तो मैं ज़रूर उसके लिए जनता के सामने जाके माफ़ी भी मांगूंगा कि मैंने वो वादा पूरा नहीं किया, लेकिन अगली बार मैं उस वादे को पूरे करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा आश्वासन ज़रूर रहेगा उनको। और जनता को भी ये विश्वास होगा कि अगर मैं कुछ वादे कर रहा हूँ तो उसमें से 90 to 95% डिलीवरी देने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। हम आपको 100% दावेदार से उम्मीदवार मानते हुए आपसे सवाल करते हैं कि आपको जीत का कितना भरोसा? देखिए, हमारी कोशिश 1000% रहेगी। जीतना हारना ये जनता के विश्वास के ऊपर निर्भर करेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता के बीच में जाकर इन विषय को ले, जो मुद्दे हैं जनता के, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करें ताकि जनता को हमारे ऊपर विश्वास फिर से मौजूद हो। दीपक जी, आप इमोशनल के साथ साथ प्रैक्टिकल भी हो, तो आपसे ये सवाल, मगर अगर आप हार गए तो घर पे दिखोगे या जनता के बीच इसी प्रकार हमें नजर आओगे? अगर घर पे बैठना होता तो मैं राजनीति में आता ही नहीं। तो भले ही हम हारे या जीते, हम जनता के बीच में लगातार मौजूद रहेंगे। हम विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएंगे और जो काम नगर सेवकों को करना चाहिए वो डंके की चोट पर उनसे करवा के लेने की जवाबदारी हमारे ऊपर होगी। दीपक जी, इस एपिसोड के अंतिम भाग में प्रवेश करते हुए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी संदेश मेरे दर्शकों के, आपके प्रभाग दर्शक के मतदाताओं को भी देना चाहे तो बेहिचक मेरे इस चैनल के माध्यम से, इस यूट्यूब के माध्यम से दे सकते हो। मैं आम जनता से सबसे पहले हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा
कि आप जब अपने प्रभाग में उम्मीदवार को चुने तो सबसे पहले उसकी शिक्षण क्वालिफिकेशन देखें कि अगर आपने 8वीं पास 10वीं पास अगर एक आमदार या नेता को चुनते हो तो वो उतनी ही बात कर पाएगा जितनी उसकी समझ होगी। अगर आपको मुद्दों के ऊपर बात करनी है, आपको अगर एक विजनरी लीडर चाहिए तो आपको उनके विजन को देखना पड़ेगा। अगर आपके वार्ड की बात हो रही है तो आपके वार्ड के बारे में वो कितनी चीज़ें कर सकता है, उसके अंदर कितनी समझ है आपकी सब प्रॉब्लम को सुलझाने की, आप उसके ऊपर अपना निर्णय लें, ना कि भावना, जाति, धर्म, किस पक्ष से आ रहा है वो, उसके ऊपर अपना निर्णय बनाएं। मैं अंत में आप सभी से गुजारिश करूंगा, आपको तो मुबारकबाद दूंगा ही, आप मेरे स्टूडियो आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरे दर्शकों को भी चाहूँगा उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें। अच्छा लगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर।